दोस्तों डीएम साहब अपने गांव जाते हैं अपने घर वाले से मिलने के लिए। इसी क्रम में वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं। साधारण से वेशभूषा था उनका, एक लोअर पहने हुए थे, साधारण सी चप्पल पहने हुए थे और एक पतली सी कमीज पहने हुए थे। हाथों में एक डायरी था। उनका दोस्त उन्हें देखते ही एक चेयर देता है और बैठने को बोलता है। अभी दोनों में कुछ बात हो पाती इससे पहले ही दोस्त के मोबाइल पर एक कॉल आता है। दोस्त डीएम साहब को बोलता है कि आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में एक अर्जेंट काम है मैं निपटा के आता हूँ। डीएम साहब उसके दुकान में बैठ जाते हैं और डायरी में कुछ लिखने लगते हैं। तभी दो पुलिस वाला वहाँ धमकता हुआ आता है और आते ही बोलता है, ओए जल्दी से 5,000 रुपये निकाल, मुझे अर्जेंट जाना है। ये सुनकर डीएम साहब उसकी तरफ देखने लगते हैं। इस पर पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है, बोलता कौन है बे तू कोई नया मुनीम है क्या या नौकर है? तुम्हारा मालिक तो हमें देखते ही चेयर से उठ जाता था, हमारी आवाभगत करता था, और तेरे चर्बी चढ़ी है, तू चेयर पर ही बैठा है, तूने दुकान का डिसिप्लिन भी खराब कर रखा है, तू सड़ा हुआ सामान बेचता है, तेरा फटा हुआ चिप्स के पैकेट है। ये कहकर दुकान में तोड़ फोड़ करने लगते हैं। उसके बाद जो होता है दोस्तों बड़ा ही गजब होता है। जब वो पुलिस वाले को ये पता चलता है कि ये डीएम साहब हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत बिहार के भागलपुर जिले से होती है। भागलपुर जिला में एक जगदीशपुर नाम का गांव है। उस गांव में दो मित्र रहा करते थे, श्रीकांत जी और रामेश्वर जी। श्रीकांत जी के पास थोड़ी सी जमीन थी, उस पर खेती बाड़ी किया करते थे, और रामेश्वर जी की परचून की दुकान थी, वो अपनी दुकान चलाया करते थे। श्रीकांत जी का एक बेटा था जिसका नाम था विशाल, और रामेश्वर जी का भी एक बेटा था जिसका नाम था कैलाश। दोनों बच्चे एक दूसरे घर आया जाया करते थे। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। दोनों बच्चे साथ साथ स्कूल जाया करते थे, साथ साथ आया करते थे, साथ साथ खेला करते थे, साथ साथ पढ़ा भी करते थे। दोस्तों समय के साथ साथ दोनों बच्चे गांव के ही स्कूल से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई कर लेते हैं। इंटरमीडिएट करने के बाद कैलाश अपने पिता की परचून की दुकान संभाल लेता है और विशाल ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लेता है। विशाल के पिता जो छोटे मोटे किसान थे वो अपने बेटे विशाल को हमेशा समझाया करते थे कि बेटा मेरी सारी उम्र सारी जिंदगी घर गृहस्थी संभालने में ही लग गई, मैंने कोई बचत नहीं कर पाया, जितना कमाया उतना खर्च हो जाया करता था, और बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी में क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन बेटा तुम पढ़ाई नहीं छोड़ना, तुम पढ़ाई अच्छे से करना और कोई न कोई अधिकारी बनना ताकि हमारा नाम रोशन हो, गांव का नाम रोशन हो। विशाल के दिल में ये बातें घर कर जाती है, उसे एक अधिकारी बनना है। अधिकारी बनना इतना आसान नहीं था। अधिकारी बनना अगर इतना आसान होता तो सब अधिकारी ही बन जाते। दोस्तों विशाल का ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि उसके पिता को एक गंभीर बीमारी लग जाती है और उसके इलाज में उसकी सारी ज़मीनें बिक जाती है। ज़मीन ऐसे भी थोड़ी सी थी, लेकिन उसके पिता फिर भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। दोस्तों ज़मीनें बिक जाने के बाद विशाल के ऊपर काफ़ी मुसीबत आ पड़ती है। अब उसका भविष्य अधर में लटक गया था। अब विशाल सोचने लगता है कि ऐसा क्या काम करूं कि मेरा पढ़ाई भी ना छूटे और घर का थोड़ा खर्च भी चल जाए। दोस्तों अब वो सुबह सुबह गांव में और अगल बगल गांव में अखबार बांटने काम करने लगा और दिन में अपनी पढ़ाई करता था। उसके पिता धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे, लेकिन स्वस्थ होने के बाद उनकी ज़मीन तो बिक चुकी थी। अब वो दूसरे के खेतों में मजदूरी काम करने लगे थे। दोस्तों मजदूरी करने से उनका घर का खर्च ठीक से नहीं चल पा रहा था। इधर विशाल का भी पढ़ाई प्रभावित होने लगता है। आर्थिक तंगी ज़्यादा हो जाने के कारण विशाल भी कभी कभी अपने पिता के साथ मजदूरी करने जाने लगता है। एक दिन दोस्तों वो अखबार बांट रहा था, अखबार में एक इश्तिहार छपा था। उसमें एक अमीर आदमी को एक नौकर की आवश्यकता थी जो कि उसे गाड़ी की धुलाई कर दे, उसके लॉन में पानी डाल दे और उसे कुत्ते को घुमा दे। इसके एवज में उसे 10,000 रुपये देने का ऐलान किया गया था। जब वो एड्रेस देखता है तो वो भागलपुर का एड्रेस था। दोस्तों ये देखकर विशाल काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि जगदीशपुर से भागलपुर की दूरी ज़्यादा दूर नहीं थी। इस बारे में वो अपने पिता से बात करता है। उनके पिता बोलते हैं कि बेटा ये इश्तिहार वाली बातें सब झूठ होती है और शहर के लोग काफ़ी फरेब होते हैं, काफ़ी धोखेबाज होते हैं। क्या गारंटी को काम कराने के बाद तुम्हें पैसे दे दें। विशाल अपने पिता को समझाता है कि पिताजी हम सारा दिन पेपर बांटने और मजदूरी करने के बाद भी 10,000 रुपये नहीं बचा पाते हैं। अगर ये बात सच हुई तो हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और हमें पढ़ने के लिए समय भी मिल जाएगा। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। और अपने पिता से आज्ञा लेकर वो भागलपुर जाता है उसी एड्रेस पे। वहाँ उस दंपति से मिलता है तो देखता है कि वो बुजुर्ग दंपति थे, दोनों पति पत्नी थे। उनका बेटा विदेशों में रहा करता था। उनके घर में कुछ गाड़ियाँ थी, लॉन में पानी डालना था और कुत्ते घुमाना था। विशाल वह काम करने लगता है। विशाल वहाँ सुबह जाता है,
गाड़ी की धुलाई करता है, लोअर में पानी डालता है, कुत्ते को टहला उला कर लाता है और अपना घर चलाता था। फिर शाम को जाता था, लोअर में पानी डालता था, कुत्ते को घुमाता था और घर आ जाता था। विशाल की मेहनत देखकर और ईमानदारी देखकर वो दंपति काफ़ी खुश होते हैं। 10,000 रुपये वो महीना तो दे ही रहे थे, साथ साथ वो विशाल को खाने पीने की भी वस्तु देने लगे थे। अब दोस्तों विशाल घर आना जाना कम कर दिया था। भागलपुर में ही एक छोटा सा रूम ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है और वहीं से वो पढ़ाई करता था और उस दंपति की सेवा भी करता था। तभी दोस्तों अखबार में एक इश्तिहार फिर निकलता है कि एक लाइब्रेरी इंचार्ज को एक लड़के की आवश्यकता है जो कि 24 आवर्स लाइब्रेरी की देखभाल करे और वहीं रहे। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी थी, तनख्वाह 10,000 रुपये था। ये इश्तिहार पढ़कर विशाल काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसकी मनमाफिक मुराद पूरी हो गई थी, क्योंकि लाइब्रेरी वाले उसे रहने का जगह भी दे रहा था। दोस्तों जाकर उस लाइब्रेरियन से मिलता है और बोलता है मैं 24 घंटे रहने के लिए तैयार हूँ। लाइब्रेरी वाला काफ़ी खुश होता है, उसे काम समझाते हुए बोलता है तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ एक चेयर पर बैठना है और जो यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं बस इन पर ध्यान रखना है। जब ये चले जाएँ तो तुम भी आराम कर सकते हो। और बगल में एक छोटा सा रूम भी उन्हें दे देता है। दोस्तों विशाल काफ़ी ईमानदारी से वहाँ काम करता है क्योंकि ये उसका मन लायक काम था। अब वो स्टूडेंट के साथ साथ विशाल भी वहाँ बैठ कर पढ़ा करता था और लाइब्रेरी की भी देखभाल हो जाती थी और उसकी पढ़ाई भी हो जाती थी। अब विशाल को पढ़ने के लिए 24 घंटा मिल जाता था और जितना देर चाहे उस 24 घंटे में वो पढ़ सकता था। दोस्तों स्टूडेंट्स के साथ साथ विशाल भी बैठ कर वहाँ पढ़ाई करने लगा और लाइब्रेरी की देखभाल भी करने लगा। विशाल के समर्पण से और विशाल की ईमानदारी से लाइब्रेरी का मालिक एक मेस में उसे खाने की व्यवस्था कर देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तो विशाल की मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। दोस्तों संडे विशाल अपने माता पिता से मिलने जाया करता था जगदीशपुर, जो कि भागलपुर से काफ़ी करीब है। दोस्तों इसी क्रम में अब उसकी दोस्ती अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट से होने लगती है। आपस में डिस्कशन करने लगे थे क्योंकि विशाल का तो काम था लाइब्रेरी में बैठना, जिस कारण उनकी जान पहचान बढ़िया स्टूडेंट से होने लगा था। कोई स्टूडेंट से तो इतनी दोस्ती हो गई थी वो अपने नोट्स भी दे दिया करता था और विशाल उसकी फोटोकॉपी करा के पढ़ाई शुरू कर दिया था। उन्हीं लोगों से विशाल को पता चलता है कि अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी का टेस्ट देना पड़ता है। अब दोस्तों विशाल जी जान लगा देता है यूपीएससी का तैयारी करने में और वहीं के स्टूडेंट से किताब लेकर, वहीं के स्टूडेंट से नोट्स लेकर वो पढ़ाई करने लगता है। दोस्तों 4 साल अथक मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। जब उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट से डिस्कशन करने में वो माहिर हो चुका था और स्टूडेंट भी जब उसके टेस्ट लेते हैं तो बोलते हैं तुम यूपीएससी के लिए परफेक्ट हो, और वो अपने साथ साथ विशाल का भी फॉर्म भरवा देते हैं और उन स्टूडेंट के साथ विशाल भी जाता है यूपीएससी का टेस्ट देने। दोस्तों जब रिजल्ट निकलता है तो हंगामा ही मच जाता है, बड़ा ही आश्चर्य होता है क्योंकि विशाल टॉपर था। मेंस एग्जाम भी अच्छा जाता है, उसके बाद इंटरव्यू रह जाता है। इंटरव्यू की चिंता विशाल को नहीं थी क्योंकि रात को जब लाइब्रेरी खाली हो जाया करता था तो विशाल इंटरव्यू का प्रैक्टिस रोज किया करता था। जैसे उसके सामने अधिकारी बैठे हों, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हों और खुद ही क्वेश्चन पूछता था और खुद ही इसका जवाब देता था। धीरे धीरे दोस्तों उसके आंसर देने में और निखार आते गया और इंटरव्यू के लिए वो परफेक्ट हो जाता है। जब सच में वो इंटरव्यू देने जाता है तो सिलेक्ट कर लिया जाता है। जब उसकी फर्स्ट रैंकिंग आती है दोस्तों तो पूरा ही भागलपुर में हंगामा मच जाता है कि आखिर ये कौन स्टूडेंट है, किस कोचिंग में पढ़ता है जो टॉप आया। जब उसके बारे में छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि विशाल किसी कोचिंग में नहीं पढ़ता था। वो खुद एक लाइब्रेरी में रह के लाइब्रेरियन के चार्ज पे वो खुद वहाँ तैयारी किया करता था और नंबर 1 पे आया है। अब दोस्तों कोचिंग वाले उसके पास पहुँच बनाने के लिए होड़ लगा देते हैं। अब बोलते हैं तुम सिर्फ अपना नाम दो, क्या कि होर्डिंग लगाना है, तेरा पोस्टर लगाना है, इस एवज में तुम्हें 5 लाख रुपये देंगे। विशाल को दोस्तों पैसे की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि उसके पिता की जो खेत बिक गई थी, विशाल चाहता था वो खेत वापस खरीद ले। जब दोस्तों उसके पास कई कोचिंग वाले आते हैं ऑफर लेकर, कोई 5 लाख कोई 7 लाख देता है तो विशाल भी एक गेम कर देता है और अपना नाम देने के एवज में एक कोचिंग वाले से 10 लाख रुपये लेता है। उसके बाद कोचिंग वाले उसका फोटो ले जाते हैं और बड़े बड़े बैनर बनवाते हैं कि वो उसी कोचिंग में पढ़ता था जिससे स्टूडेंट आकर्षित हो सके। और इधर विशाल 10 लाख रुपये लेकर आया था और जो ज़मीन अपने पिताजी का बेच दिया था इलाज के दौरान, उस ज़मीन को वापस खरीद लेता है। अब उसके पिता मजदूर से किसान फिर बन जाते हैं। अब दोस्तों उसे ट्रेनिंग में जाना था और ट्रेनिंग में जाने से पहले अपने दोस्त कैलाश के पास आता है वो परचून की दुकान पर, ताकि उसे कह सके कि मेरे पिताजी जितना भी राशन ले जाए यहाँ से आप दे देना, मैं ट्रेनिंग से आने के बाद आपका सारा हिसाब किताब क्लियर कर दूंगा। इसी क्रम में वो चप्पल, लोअर और एक पतली सी कमीज पहनकर और हाथ में एक डायरी लेकर अपने दोस्त कैलाश के पास जाते हैं, उसके परचून की दुकान पर। जैसे ही कैलाश उन्हें देखता है बहुत खुश होता है
उन्हें एक चेयर देता है बैठने को। तभी कैलाश के फ़ोन पर एक फ़ोन आ जाता है। कैलाश बोलता है कि विशाल भाई आप थोड़ा देर यहाँ बैठना, मैं कुछ ही देर में एक अर्जेंट काम निपटा के आता हूँ, फिर तसल्ली से आपके साथ बात करूँगा, आपसे मुझे बहुत सारी बात करनी है। यह कहकर कैलाश वहाँ से चला जाता है। अब विशाल डीएम साहब डायरी निकाल कर कुछ नोट करने लगते हैं। तभी दुकान पर 2 पुलिस वाले आ धमकते हैं और विशाल से 5,000 रुपये का डिमांड करते हैं। जब विशाल कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो पुलिस वाले चिढ़ जाते हैं, बोलते ओए तू कौन है बे, तू नया मुनीम है कि नया नौकर है जो तुझे इतनी चर्बी चिड़ी हुई है? तेरा मालिक तो हमें देखते ही चेयर से उठ जाता था और मेरी खातिरदारी में लग जाता था। तू तो इतना बदतमीज है कि चेयर से चिपका हुआ है, तुझे डर भी नहीं लग रहा है। और देख तूने ये दुकान की क्या हालत बना रखी है, देख तेरे चिप्स के पैकेट फटे हुए हैं, नमकीन के पैकेट फटे हुए हैं। यह कहकर वो डंडा से चिप्स का पैकेट और नमकीन का पैकेट फाड़ने लगता है। बोला ये देख तेरे सामान भी बेतरतीब लगे हुए हैं और दुकान से बाहर भी हैं। यह कहकर दोस्तों पुलिस वाला अपने पैरों से सामान को लात मारकर इधर उधर बिखेरने लगता है। अब दोस्तों विशाल डीएम साहब अपना मोबाइल निकालते हैं और वीडियो ऑन कर देते हैं, जो सारा रिकॉर्डिंग पुलिस वाले को होने लगता है। उसके बाद वो अपने चेयर से उठते हैं। अब बोलते हैं सर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको क्या चाहिए बताइए। पुलिस वाला बोलता है तुम्हारा मालिक कहाँ है? डीएम साहब बोलते हैं कि मेरा मालिक से आपको क्या काम है सर, आप जो सेवा करना हो आप हमें बोलिए, हम वादा करते हैं कि आपके मन मुताबिक काम होगा। पुलिस वाला बोलता है पहले तो मुझे तुम 5,000 रुपया दो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। डीएम साहब बोलते हैं सर अभी तो 5,000 रुपये मेरे पास नहीं है, आप थोड़े कम से काम चलाओ। तभी दोस्तों पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है, बोला बे तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, तुझे मुझे पहचानता नहीं? यह कहकर दोस्तों डीएम साहब को बाल पकड़ लेता है और उसे घसीट कर दुकान के बाहर ले आता है, ताकि और दुकान वाला ये देख सके और डर से इसे हाफ्ता दे सके। दोनों पुलिस वाले दूसरे दुकानदार को दिखाने के चक्कर में डीएम साहब का बाल पकड़ घसीटने लगते हैं, उन्हें थप्पड़ भी मारते हैं। तभी दोस्तों बगल का एक दुकानदार कैलाश को फ़ोन कर देता है, बोलता है तुम्हारी दुकान पर एक दोस्त तुम्हारा जो बैठा हुआ है उसके साथ 2 पुलिस वाले बदतमीज कर रहे हैं, उनका बाल पकड़ खींच रहे हैं, उन्हें मारने जा रहे हैं। तभी दोस्तों ये सुनते ही कैलाश की हालत ख़राब हो जाती है, वो एकदम सदमे में आ जाता है और तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और बगल के थाने में रिंग कर देता है और सारी बात बता देता है कि मेरे दुकान पर मेरा दोस्त जो कि डीएम है वो बैठे हुए हैं और 2 पुलिस वाले उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और तुरंत कैलाश आ जाता है दोस्तों दुकान पर। इधर देख रहा था कि वो पुलिस वाले डीएम साहब के ऊपर हाथ उठाने ही वाले थे, तब तक कैलाश जोर से चिल्ला के बोलता है ओ ये क्या बदतमीज करता है, ये डीएम साहब है। डीएम साहब का नाम सुनते ही दोनों पुलिस वाले का हाथ रुक जाता है और हंसते हुए कैलाश को मुड़ता है, बोलता है ये डीएम साहब है तो तू भी एसपी साहब है, अभी दिखाता हूँ तुझे अपनी पावर। यह कहकर दोस्तों वो कैलाश की तरफ से पड़ता है। कैलाश बोलता है सच में बोल रहा हूँ ये डीएम साहब है। पुलिस वाला जोर जोर से हंसने लगता है। तभी दोस्तों थानेदार अपने पूरे दल बल के साथ उस दुकान पर पहुँचता है और जोरदार सलूट विशाल साहब को मारता है। दोस्तों ये देखते ही दोनों पुलिस वाले की घिघी बन जाती है। जो दरोगा जी के साथ पुलिस वाले आए थे वो इशारा में उसे कहने लगते हैं कि माफ़ी मांगो, लेकिन अभी भी वो दोनों पुलिस वाले को यकीन नहीं हो रहा था कि ये डीएम साहब है, क्योंकि उनका पहनावा बिल्कुल गांव वाला था। साधारण सा लोअर, साधारण सा चप्पल, एक शर्ट, उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ये डीएम है। तभी दोस्तों वो दोनों सिपाही थानेदार साहब को बोलता है कि साहब आप किसको सलूट मार रहे हो, ये कहीं का अधिकारी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। तभी दोस्तों वो थानेदार जोरदार थप्पड़ वो सिपाही को मारता है, बोलता है मूर्ख, गधा, बेवकूफ़, तुम खुद तो मरोगे हमें भी मरवाओगे, ये डीएम साहब हैं, मैं इनको जानता हूँ, इनके फ़ोटो अखबार में छपा था। दोस्तों ये सुनते ही दोनों पुलिस वाले जो उनसे रिश्वत मांग रहे थे उनके पैरों में गिर जाते हैं कि हमें माफ़ कर दो साहब, हमें नहीं मालूम था कि आप डीएम साहब हो। डीएम साहब उसे उठाते हैं, बोलते अगर तुम्हें मालूम रहता कि हम डीएम हैं तुम तो ऐसा करते ही नहीं, यानी तुम आम पब्लिक को काफ़ी सताते हो, उनसे रिश्वत लेते हो, जबकि पुलिस वाले के काम है ही नहीं कि दुकान में क्या सामान बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है, किसकी क्वालिटी कैसी है, ये तो नगर पालिका का काम है। तुम लोग दूसरे के फटे में टांग अड़ाते हो और अपना उल्लू सीधा करते हो, अपना पैकेट भरते हो, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और उस पुलिस वाले की तरफ मुड़ के बोलते हैं जो उन्हें इशारा कर रहे थे कि माफ़ी मांग लो, बोलते तुम लोग भी इसके साथ मिले हुए हो, तुम्हारे ऊपर भी एक्शन होगा। और दोस्तों वो थानेदार को आदेश देते हैं कि तुरंत इस दोनों को लॉकअप में डालो। उधर ही खड़े खड़े दोनों को सस्पेंड कर देते हैं और उनके ऊपर विभागीय जांच बैठा देते हैं। दोस्तों जो पुलिस वाले डीएम साहब को लॉकअप में डालने की धमकी दे रहे थे वो खुद लॉकअप में चले जाते हैं। उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है और जो पुलिस वाले इशारा कर रहे थे उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होता है, उसके ऊपर जांच बैठ जाती है और डीएम साहब उस जिले के बड़े अधिकारी के पास वो वीडियो सेंड कर देते हैं जो उन्होंने बनाया था। दोस्तों इंक्वायरी के बाद जो भी पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है।
दोस्तों ये थी हमारी सच्ची कहानी। दोस्तों आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक बढ़िया बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।